सूर्यकोटि समप्रभ। नमस्कार दोस्तों और प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल संस्कृत दीक्षा में स्वागत है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरे इस चैनल को शुरू करने का उद्देश्य बस इतना ही है कि मैं आपके लिए संस्कृत व्याकरण को सरल रूप में प्रस्तुत कर सकूं, जिससे कि आपके ज्ञान में वृद्धि हो। और जैसा कि सभी विद्यार्थियों के मन में होता है कि संस्कृत बहुत टफ लैंग्वेज होती है, उसे सीखने में कठिनता का अनुभव होता है। इसलिए मेरा एक प्रयास रहेगा कि मैं आपको सरलतम रूप में संस्कृत व्याकरण और संस्कृत व्याकरण के बेसिक को समझाने का प्रयास करूंगा, जिससे कि आपको संस्कृत व्याकरण को पढ़ने में कठिनाई ना हो। तो दोस्तों, हम बात करते हैं संस्कृत की, संस्कृत भाषा की। कोई भी भाषा हो, चाहे वो संस्कृत भाषा हो, हिंदी भाषा हो, चाहे वो अंग्रेजी भाषा हो, इन भाषाओं के माध्यम से मनुष्य अपने भावों का आदान प्रदान करता है। भाषा जो है वो मनुष्य के विचारों, मनुष्य के भावों, उनकी भावनाओं को आदान प्रदान करने का एक सरलतम माध्यम होती है, एक साधन होती है। जैसा कि विद्यार्थियों के मन में संस्कृत भाषा के प्रति ये धारणा बनी हुई है कि संस्कृत लैंग्वेज को सीखना, उसको लिखना और उसको पढ़ना बहुत कष्टदायक और कठिन है, किंतु मैं इस चैनल के माध्यम से ये प्रयास करूँगा कि आपके मन में जो ये धारणा बनी हुई है ये बाहर निकल जाए और ये धारणा खत्म हो जाए। और अपने इस चैनल के माध्यम से मैं प्रयास करूंगा कि आपको संस्कृत का जो सबसे कठिन भाग, अर्थात जो संस्कृत की जो व्याकरण होती है, उसको सरल से सरल रूप में या सरलतम रूप में प्रस्तुत करके आपके मन में इस बनी हुई इस धारणा को दूर कर सकूं। तो दोस्तों, हम बात करते हैं संस्कृत भाषा की। तो संस्कृत भाषा हो या हिंदी भाषा हो, हम भाषा का प्रयोग कब करते हैं? तो दोस्तों, चाहे संस्कृत भाषा हो या हिंदी भाषा हो, इनका हमारे जीवन में क्या उपयोग है, भाषा का हमारे जीवन में क्या महत्व है? तो दोस्तों, जो भाषा जो है वो हमारे भावनाओं और हमारे विचारों को एक दूसरे के साथ साझा करने का और एक दूसरे के साथ अपने भावनाओं, अपने विचारों को, अपने भावों को प्रकट करने का सबसे महत्वपूर्ण साधन है। भाषा के माध्यम से व्यक्ति एक दूसरे से अपने भावनाओं, अपने विचारों को शेयर करता है, उनका आदान प्रदान करता है। तो दोस्तों, हम बात करते हैं भाषा क्या होती है, भाषा किसे कहा जाता है। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे भाषा और व्याकरण का परिचय, जिसके माध्यम से मैं आपको भाषा और व्याकरण के माध्यम से कुछ सामान्य जानकारी बताऊंगा। दोस्तों और प्रिय विद्यार्थियों, आगे बढ़ने से पहले यहाँ हमारे लिए जानना आवश्यक है कि भाषा क्या होती है, व्याकरण क्या होता है। अब हम बात करते हैं सबसे पहले भाषा के बारे में। तो भाषा, बात करते हैं भाषा की डेफिनेशन की। भाषा क्या होती है, भाषा किसे कहा जाता है? तो देखिए, हम बात करते हैं भाषा की परिभाषा। तो भाषा की परिभाषा की बात करें तो भाषा की परिभाषा होती है कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भावनाओं और अपने विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करता है, दूसरों के सामने उद्घाटित करता है। भाषा वह साधन होती है जिसके माध्यम से व्यक्ति एक दूसरे के साथ अपने भावनाओं, अपने विचारों को प्रकट करता है। तो इसकी परिभाषा मैं फिर से रिपीट करता हूँ। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा व्यक्ति अपनी भावनाओं, अपने विचारों या अपने मन के अंदर के भावों को एक दूसरे के साथ प्रकट करता है और उनका आदान प्रदान करता है। अब बात करते हैं कि भाषा
के रूप। तो भाषा के दो रूप बताए गए हैं कि भाषा के रूप। तो भाषा के दो रूप होते हैं। बात करते हैं कि भाषा के दो रूप कौन कौन से होते हैं। तो पहला है भाषा का मौखिक रूप। तो पहला होता है भाषा का मौखिक रूप। दूसरा है भाषा का लिखित रूप। तो विद्यार्थियों, भाषा के दो रूप होते हैं। पहला है मौखिक रूप और दूसरा है लिखित रूप। अब हम इनके बारे में सामान्य जानकारी लेते हैं, विस्तार से जानकारी लेते हैं कि मौखिक रूप किसे कहा जाता है और लिखित रूप किसे कहा जाता है। बात करते हैं सबसे पहले मौखिक रूप की। मौखिक रूप भाषा का वह रूप होता है जिसके माध्यम से व्यक्ति अपनी भावनाओं, अपने विचारों और अपने भावों को मौखिक रूप से अर्थात बोलकर प्रकट करता है। वो भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि भाषा का मौखिक रूप क्या होता है। भाषा का वह रूप जिसके माध्यम से व्यक्ति अपनी भावनाओं, अपने विचारों और अपने मन में आए हुए भावों को मौखिक रूप से अर्थात बोलकर, मुख से बोलकर प्रकट करता है, वही भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। जैसे मैं आपके सामने अपने विचारों को बोलकर प्रस्तुत कर रहा हूँ, बोलकर प्रकट कर रहा हूँ, तो ये मेरी मौखिक भाषा है। अब बात करते हैं भाषा के लिखित रूप की। तो भाषा का लिखित रूप भाषा का वह रूप होता है जिसके माध्यम से व्यक्ति अपनी भावनाओं, अपने विचारों और अपने मन में आए हुए भावों को लिखकर प्रकट करता है, उसे भाषा का लिखित रूप कहा जाता है। जैसे यहाँ पर मैंने आपके सामने लिखकर, भाषा को लिखकर अपने विचारों को प्रकट किया है, तो ये भाषा का लिखित रूप कहलाता है। तो मैं फिर से रिपीट करता हूँ भाषा की परिभाषा कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा व्यक्ति अपनी भावनाओं, अपने विचारों और अपने भावों को प्रकट करता है या एक दूसरे के साथ साझा करता है, एक दूसरे के साथ अपने उन विचारों को आदान प्रदान करता है, वह भाषा कहलाती है। बात करते हैं भाषा के रूप। भाषा के दो रूप होते हैं, भाषा का मौखिक रूप और भाषा का लिखित रूप। मौखिक रूप भाषा का वह रूप होता है जिसके माध्यम से व्यक्ति अपनी भावनाओं और अपने विचारों को मौखिक रूप से अर्थात बोलकर प्रकट करता है। और बात करते हैं भाषा के लिखित रूप की। तो भाषा का लिखित रूप भाषा का वह रूप होता है जिसके द्वारा व्यक्ति अपनी भावनाओं और अपने विचारों या अपने मन में आए हुए भावों को लिखकर या लिखित रूप में प्रकट करता है, तो वह भाषा का लिखित रूप होता है। अभी हमने बात की भाषा के दो रूप, मौखिक और लिखित रूप के बारे में, किंतु भाषा का एक तीसरा रूप और बताया गया है। भाषा का तीसरा रूप होता है सांकेतिक भाषा। और इसके परिभाषा की बात करते हैं तो सांकेतिक भाषा भाषा का वह रूप होता है जिसके माध्यम से व्यक्ति अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को या अपने भावों को लिखकर या बोलकर प्रकट नहीं करता है, वह उन्हें चिन्हों के माध्यम से या सिंबल्स के माध्यम से प्रकट करता है, संकेतों के माध्यम से प्रकट करता है, तो वह भाषा का सांकेतिक रूप कहलाता है या वह सांकेतिक भाषा कहलाती है। तो दोस्तों और प्रिय विद्यार्थियों, ये तो ही भाषा के बारे में हमारी बेसिक नॉलेज। हम बात करते हैं भाषा के बाद व्याकरण की। तो हम व्याकरण के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों हम बात करते हैं व्याकरण की। तो व्याकरण भाषा को सरलतम रूप से पढ़ने के लिए या भाषा को लिखने या शुद्ध रूप से लिखने के लिए, भाषा को शुद्ध रूप से बोलने के लिए या किसी भी भाषा को सीखने के लिए भाषा का जो व्याकरण होता है वो महत्वपूर्ण होता है।
और उसका अध्ययन या उसको पढ़ना अति आवश्यक होता है। तो हम बात करते हैं व्याकरण के बारे में। तो व्याकरण शब्द की रचना की बात करेंगे सबसे पहले कि व्याकरण शब्द की रचना कैसे हुई। तो व्याकरण की रचना या व्याकरण शब्द की रचना, तो बात करते हैं कि व्याकरण शब्द की रचना कैसे हुई। वी धन आ धन क्री धातु और धन लिट प्रत्यय। तो वी और आ इन दोनों उपसर्गों और क्री धातु और लुट प्रत्यय इनके संयोग से या इनके योग से व्याकरणम इस शब्द की रचना हुई है। व्याकरण को व्याकरणम वेद पुरुषस्य मुखम, व्याकरण को वेद पुरुष का मुख भी कहा जाता है। महर्षि पतंजलि ने भी व्याकरण के बारे में अपने महाभाष्य ग्रंथ में व्याकरण को शब्द अनुशासन कहा है, अर्थात शब्दों का अनुशासन पूर्वक अध्ययन करना ही व्याकरण कहलाता है। और किसी भी भाषा के अध्ययन के लिए, उस भाषा को शुद्ध रूप से लिखने के लिए व्याकरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और भाषा के अध्ययन के लिए, भाषा को शुद्ध रूप से लिखने के लिए, उसको शुद्ध रूप से पढ़ने के लिए व्याकरण का ज्ञान आवश्यक है। और मैं अपने इस चैनल के माध्यम से आपको सरलतम रूप से संस्कृत व्याकरण के बारे में बेसिक नॉलेज दूंगा और सरलतम रूप से संस्कृत व्याकरण को प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा। तो दोस्तों, अब हम व्याकरण का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। और जैसा कि आप लोगों की ये सोच होती है कि संस्कृत व्याकरण बहुत टफ होती है, उसको समझना है, संस्कृत लैंग्वेज को पढ़ना बहुत कठिन लगता है आप लोगों को, तो मैं प्रयास करूंगा कि संस्कृत भाषा को सीखने के लिए सबसे पहले संस्कृत व्याकरण का ज्ञान अति आवश्यक है। और संस्कृत व्याकरण को हम सरलतम रूप से पढ़ेंगे और इसी कड़ी में आगे अब हम संस्कृत व्याकरण का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो बात आती है सबसे पहले संस्कृत व्याकरण में सबसे पहला टॉपिक होता है वर्ण विचार। वर्ण विचार। तो दोस्तों, बात करते हैं किसी भी भाषा के को पढ़ने के लिए, किसी भाषा को सीखने के लिए वर्णों का महत्वपूर्ण स्थान होता है, वर्णों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि वर्ण किसी भी भाषा के आधार होते हैं, बेस होता है। और व्याकरण को सीखने के लिए वर्णों का ज्ञान आवश्यक है। यहाँ पर मैं आपको वर्णों की बेसिक जानकारी दूंगा। वैसे तो वर्णों का विस्तार पूर्वक अध्ययन हम कर सकते हैं, किंतु हमारे लेवल के अनुसार हम केवल वर्णों का सामान्य परिचय और सरलतम रूप में पढ़ेंगे। तो बात करते हैं वर्ण की परिभाषा की। तो वर्ण की परिभाषा हम बात करते हैं, और आपको पता है कि हम जब मुख से बोलते हैं तो हमारे मुख से ध्वनि प्रकट होती है या ध्वनि निकलती है। और हम जब कोई भी लैंग्वेज बोलते हैं, किसी भाषा में बात करते हैं, तो उसी भाषा में हमारे मुख से ध्वनि प्रकट होती है। और भाषा में इस ध्वनि या का बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। हम बात करते हैं वर्णों की परिभाषा की कि हमारे मुख से जो ध्वनि निकलती है, अर्थात हमारे मुख से जो बोलते समय ध्वनि प्रकट होती है, तो हमारे मुख से निकलने वाली ध्वनि का वह छोटे से छोटा अंश जिसके अब और टुकड़े नहीं किए जा सकते, अर्थात हमारे मुख से निकलने वाली ध्वनि का अंतिम विभाजन कर दिया जाए। अंतिम विभाजन से तात्पर्य है कि उसका वहां तक विभाजन किया जाए कि एक स्थिति ऐसी आती है कि उसके बाद विभाजन होना बंद हो जाता है, तो वो अंतिम विभाजन, अर्थात हमारे मुख से निकलने वाली ध्वनि का वह छोटे से छोटा अंश जिसके अब और टुकड़े नहीं किए जा सकते, यानी हमारे मुख से निकलने वाली ध्वनि का अंतिम विभाजन कर दिया जाए, तो उस ध्वनि के लिखित और मौखिक रूप को ही वर्ण कहा जाता है। जैसे मैंने अपने मुख से उच्चारण किया या बोला कि राम है, राम है,
ये ध्वनि मेरे मुख से प्रकट हुई या मेरे मुख से ध्वनि निकली राम है। और अब हम बात करते हैं कि राम है ध्वनि निकली, तो अब हम इसके टुकड़े करते हैं, तो रा धन मह। तो यहाँ पर रा और मह ये इसके दो टुकड़े किए हैं मैंने। अब हम इसके आगे फिर टुकड़े करते हैं, तो रा र धन आ, इससे बना रा धन मैं, म और इसमें ए, तो मैं धन ए और धन विसर्ग। इस प्रकार रा के फिर टुकड़े हुए र और धन आ, महा, इसके टुकड़े किए हमने, तो इसके फिर से टुकड़े हुए म धन अ धन विसर्ग। तो इस प्रकार राम है इस शब्द के टुकड़े पहले किए हमने रा धन मह, उसके बाद इसके फिर टुकड़े हुए रा धन आ धन म धन अ धन विसर्ग, जिसका उच्चारण होता है ह की ध्वनि होती है। अब हम बात करते हैं कि र के फिर से हम टुकड़े कर सकते हैं या नहीं। तो बात करते हैं कि र के अब टुकड़े नहीं हो सकते, ऐसे ही आ के टुकड़े नहीं हो सकते, म अ और विसर्ग। अब इनके अब और टुकड़े नहीं हो सकते, अब हम इनके आगे टुकड़े नहीं कर सकते। तो यही वर्ण की डेफिनेशन होती है। जब हमारे मुख से कोई ध्वनि निकलती है और उस ध्वनि का सबसे छोटा अंश, जैसे कि राम है और इसका सबसे छोटा अंश पृथक पृथक लगाया जाए, तो र आ म अ और विसर्ग, यही होता है। और अब इनके टुकड़े नहीं किए जा सकते। तो हमने भाषा में पढ़ा कि भाषा का लिखित रूप वह होता है जब हम भाषा को लिखकर प्रकट करते हैं, और हमने पढ़ा भाषा का मौखिक रूप जब हम भाषा को बोलकर अपने मुख से बोलकर प्रकट करते हैं, तो वह भाषा का मौखिक रूप होता है। ऐसे ही तो इन वर्णों का लिखित और मौखिक रूप, क्योंकि ये भाषा की महत्वपूर्ण इकाई है, भाषा के सबसे छोटे अंश वर्ण होते हैं और हम उन्हें लिखकर या बोलकर प्रकट कर सकते हैं। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होते हैं और इन्हें हम बोलकर या लिखकर प्रकट कर सकते हैं। मैं फिर से रिपीट करता हूँ वर्ण की परिभाषा कि हमारे मुख से निकलने वाली ध्वनि का वह सबसे छोटा अंश जिसके अब और टुकड़े नहीं किए जा सकते, उसके लिखित और मौखिक रूप को ही वर्ण कहा जाता है। अब हम आगे बात करते हैं वर्णों के प्रकार की। तो सामान्य रूप से वर्णों के दो प्रकार होते हैं। तो वर्ण दो प्रकार के होते हैं। पहला है अच, अच वर्ण, जिसे हिंदी में स्वर वर्ण कहा जाता है। दूसरा है हल वर्ण, जिन्हें हिंदी में व्यंजन वर्ण कहा जाता है। तो वर्णों के दो प्रकार होते हैं। पहला है अच वर्ण या स्वर वर्ण और दूसरा है हल वर्ण या व्यंजन वर्ण। तो दोस्तों, अब हम इस वर्ण विचार टॉपिक के अंतर्गत अच वर्ण और हल वर्ण का विस्तार पूर्वक अध्ययन अपनी अगली वीडियो में करेंगे। और आगे इस टॉपिक को समझने के लिए जो हमने अभी तक पढ़ा है उसको अच्छे से याद करें, उसको पढ़ें, क्योंकि आप जब इनको पढ़ोगे तभी आपको आगे का समझ आएगा। घर पे पढ़ें जिससे कि आपको आगे का अच्छे से समझ आए, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं अभी इस समय बेसिक जो संस्कृत भाषा है, संस्कृत व्याकरण का जो बेस है, उस बेस को हम यहाँ पढ़ रहे हैं। और आगे का व्याकरण आपको तभी समझ में आएगा जब आपको इनकी जानकारी होगी। इसलिए इसको पढ़ें और याद करें। और आपको मेरी वीडियो कैसे लगी इसके लिए कमेंट करें और हमारे साथ जुड़े रहें। संस्कृत दीक्षा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।